तो आपकी जो सियासत थी वो नज़रियाती नहीं थी, सिर्फ पार्टी टिकट के लिए थी? ना डॉक्टर बुलंद साहब को टिकट मिला, ना मुझे मिला, और टिकट कोई और लेके गया। पाकिस्तान जब बना था तो अब आप मुझे बताएं ये तहरीक कहाँ से शुरू हुई थी पाकिस्तान की? अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम आपकी आवाज़ के साथ में हूँ, आपका मेज़बान सैयद अदनान नूर, और आज मेरे मेहमान हैं माहिर तालीम प्रोफेसर आसिफ ढूडी साहब। जी हाँ, झंग की जानी पहचानी शख्सियत हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकट पर इलेक्शन भी लड़ चुके हैं और अपना एक इदारा भी चला रहे हैं मिलत कॉलेज के नाम से, और पेन स्कूल सिस्टम के नाम से भी इनके इदारे मौजूद हैं। इन्हें अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। सर अच्छा सर, आप तो बड़े अच्छे माहिर तालीम थे, अचानक सियासत में आने का ख्याल कब आया? आपकी फील्ड तो बड़ी फिट जा रही थी झंग में। थैंक यू अदनान। मौलाना मुफ्ती महमूद साहब से किसी ने सवाल पूछा था कि मौलाना साहब आप तो मस्जिद और महराब और कुरान पाक और दर्स और तदरीस और ये और सियासत तो बड़ी गंदी चीज़ होती है, आप यहाँ कैसे आ गए? तो मौलाना साहब उसका जवाब जो था ना वो बड़ा खूबसूरत था। मौलाना साहब ने कहा आप चाहते हैं कि सियासत हमेशा ही गंदी रहे, कोई अच्छे लोग पढ़े लिखे लोग आएंगे तो इसमें कुछ चेंज आएगी। तो यही मैं ये समझता हूँ कि झंग में बड़े अरसे से हम लोग जो देखते रहे, और ख़ास तौर पे 85 के बाद जो मतलब यहाँ कल्चर बना है हमारा पॉलिटिक्स का, तो उस में मैं ये समझता था कि झंग बहुत पीछे चला गया था। तो मैं चूँकि पाकिस्तान से बाहर एक लंबा अर्सा पढ़ाता रहा हूँ, उसके बाद यहाँ आया झंग में, तो एक किस्म की मैं इसी जज्बे के साथ आया कि झंग की किसी न किसी हवाले से मैं खिदमत करूँगा। तो एजुकेशन चूँकि शोबा था तो इसी को मैं लेकर चलता रहा, मिलत कॉलेज, पेन स्कूल, इम्पैक्ट, और उसके बाद कॉमन सेंस स्कूल, तो बहुत सारे मतलब एक सिलसिला रहा है। लेकिन ये है कि अचानक इसमें आने का ये है कि कॉलेज लाइफ में भी ये काम शुरू हुआ है, और क्लास 1 से मैं आप ये समझ लें कि जब मैं स्कूल का स्टूडेंट होता उस ज़माने से बज़्म अदब में हिस्सा लेना और पार्टिसिपेट करना और ये सारा सिलसिला चलता है। कॉलेज में गवर्नमेंट कॉलेज झंग में 85, 86, 87 में मैं सेक्रेटरी रहा हूँ। मैं उस ज़माने में कॉलेज के फ़ुटबॉल टीम का कैप्टन भी था। तो वहाँ से तरबियत जो थी ना वो साथ साथ चलती है। फिर ATI का मैं नाज़िम भी कुछ अर्सा रहा। इस तरीके से ये एक सिलसिला साथ स्टूडेंट की सियासत तो यकीनन बड़ी अच्छी बात है और उस वक्त बड़ा जुनून भी होता है, लेकिन ये अवामी सियासत जो है इसके मुताबिक तो लोग ये समझा जाता है कि ये तो बंदे को बल्कि जो है ना बदनाम ज़्यादा कर देती है। तो इस हवाले से आपने इसमें क्यों जंप लगाना पड़ा? बात ये है कि मैंने आपसे पहले बात कहा कि झंग की किसी न किसी हवाले से हम खिदमत करते हैं। सियासत जो है ना ये बेसिकली अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और ये निकला सईस से। सईस उस बंदे को कहते हैं जो घोड़े को खरखरा करता है, उसकी खिदमत करता है। इसका मतलब अरबी में सियासत कहते हैं खिदमत करने को। मतलब है कि मैं तो इसी जज्बे से आया था कि लोगों की खिदमत करेंगे, लेकिन इससे पहले जो कुछ हो रहा है वो अब आपके सामने है। तो एक इसके बैकग्राउंड में यही जज्बा था कि किसी न किसी तरीके से झंग के लोगों को आगे लेके लाया जाए। अच्छा, आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी बड़ी सपोर्ट की, इसके लिए आप बड़े एक्टिव हमें नज़र आए। आपके यहाँ रैलियाँ निकाल रहे होते थे, आप स्टूडेंट इकट्ठे कर रहे होते थे PTI के लिए, लेकिन अचानक क्या वजह बनी कि आप नून लीग में चले गए? बात यह है कि मैं यकीनन पहले तहसील सदर था PTI का, उसके बाद मैं सीनियर नायब सदर बना, फिर ज़िले सदर भी कुछ अर्सा में रहा। बात यह कि जिस दिन मैं नून लीग का टिकट लेके आया था उस दिन मैं ज़िले सदर था कायम मकाम PTI का, और शाम को मैं नून लीग का टिकट लेके आया था। लेकिन इसके बैकग्राउंड में क्या था आप लोगों को पता, जैसे आपने ख़ुद भी बता दिया कि इससे पहले PTI में इतनी जान नहीं थी जितना कि आपको पता है। मेरे कॉलेज के स्टूडेंट्स और एक 400-500 स्टूडेंट हो, हर वक्त रैली हमारी तैयार थी, मोटरसाइकिल इतने बाहर खड़े होते थे, जिस तरफ लेके चलना है चल पड़ते थे। तो उससे पहले विमेन विंग मैंने बनाया, मैंने इनका चिंची वालों का विंग बनाया, मैंने ऑटो रिक्शे वालों का विंग बनाया, मैंने फार्मास्यूटिकल का विंग बनाया, स्पोर्ट्स वालों का, मर्चेंट्स का, लेबर का, मैंने उस पर बड़ा वर्क किया और उसको बूस्टअप भी दिया। इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे एक बहुत बड़ा नाम झंग का डॉक्टर अबुल हसन साहब मरहूम, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, तो वो भी चूँकि PTI में थे, तो मुझे भी कुछ लोगों ने कहा टिकट के लिए कुछ दिलासा दिया हुआ था जो बिग गन्स हैं हमारे पॉलिटिकल, जैसे गवर्नर सरवर साहब थे, कुछ और लोग भी थे, और उनको चूँकि वो कोर कमेटी के मेंबर थे वो भी उसमें इन थे।
लेकिन वो ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के, ना डॉक्टर बुलस साहब को टिकट मिला ना मुझे मिला, और टिकट कोई और लेके आ गया। हाँ टिकट तो वो लोग जो लेके आए वो मेरे पास आ गए, उन्होंने मुझे कहा जी आप हमारे साथ चलें। मैंने कहा कहाँ चलना है? उन्होंने कहा जी कि हमें आपकी पार्टी ज्वाइन की है तो इलेक्शन। मैंने कहा कहाँ इलेक्शन लड़े? उन्होंने कहा जी PP 126 में। मैंने कहा उसमें तो मैं कैंडिडेट हूँ। कहता नहीं जी हमारी तो खान साहब से बात है। मैंने कहा जी आप टिकट लेके आ जाएँ तो मैं आपके साथ चल पड़ूँगा। तो माशाल्लाह पैसा जो है वो चमक जो है वो हर एक को अच्छी लगती है, और वो खान साहब को भी अच्छी लगी होगी, तो पार्टी फंड के नाम पे उन्होंने कुछ ले लिया। अच्छा, उन्होंने दे लेकिन दिया। यहाँ मैं एक बात करूँगा क्योंकि सवाल तो फिर बनता है ना हमारा करना। तो आपकी जो सियासत थी वो नज़रियाती नहीं थी, सिर्फ पार्टी टिकट के लिए थी नहीं कि मुझे टिकट मिले और मैं इलेक्शन लड़ूँ? नज़रियाती लोग तो बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दे देते हैं। मैं आपको बताता हूँ, नज़रियाती मकसद ये था कि उनका अपना नज़रिया ठीक नहीं है। PTI का नज़रिया क्या था जी कि हम लोग करप्शन फ्री पाकिस्तान बनाएंगे और ये लोटे हैं और ये सारे करप्ट हैं, और ये तो फिर उन्हीं करप्ट में से किसी को टिकट देना, क्या ये उनका अपना कोई नज़रिया है? जब उनका अपना ही कोई नज़रिया नहीं तो फिर हम किस नज़रिए पे खड़े हों? तो वही बंदा ये पहले जिसको हमारी जगह पे टिकट दिया वो किस पार्टी से ताल्लुक़ रखता था? वो भी नून लीग में ही था। तो जब वो आ गया मतलब उसने कैसे टिकट ले लिया? उसके अंदर कोई सुरखाब के पर तो नहीं थे, या वो मुझसे ज़्यादा एजुकेटेड तो नहीं था, या अवाम मतलब है कि मेरे तो 2000 स्टूडेंट भी पढ़ रहे थे, और मैं 26-27 साल से मतलब इदारे में पढ़ा भी रहा हूँ। 26-27 हज़ार स्टूडेंट्स मुझसे पढ़ के जा चुके हैं, फैमिलीज़ हैं। अब भी 2-2.5 हज़ार स्टूडेंट स्कूल और कॉलेज में पढ़ रहे हैं। मकसद मेरे कहने का ये है कि वो मेरी भी एक से थी, तो पैसे के बलबूते पर उसने ये टिकट लिया, और जब उन्होंने टिकट ले लिया तो ऑटोमेटिक मेरे पास आ गए। उन्होंने कहा जी आपने वादा किया था टिकट लेके आए तो मैं आप लोगों के साथ हूँ। मैंने कहा जी बिल्कुल मैं साथ हूँ। तो अगले दिन मैंने सारे विंग्स जो थे उनके प्रेसिडेंट सेक्रेटरी 36 लोग मैंने इकट्ठे किए और उनके सामने बिठा दिए। मैंने कहा ये PTI है जनाब। और उसके बाद क्या हुआ कि लाजमी बात है मुझे तकलीफ़ इस चीज़ की बड़ी हुई, और उसने मेरे साथ ये प्रॉमिस हुआ कि अगर मैंने कहा आप बैंक के डिफ़ाल्टर हैं, अगर आप फ़ारिग हो गए तो फिर इलेक्शन मैं लड़ूंगा। उन्होंने कहा जी ठीक है। इस चीज़ पे दुआ खैर भी हो गई, बात ख़त्म हो गई। पहली दफ़ा ये डिस्क्वालीफाई हुआ तो लोग चले गए PTI वाले मेरे साथ जी इसके घर सुल्तान वाला मोहल्ला। मैंने जी कि आप टिकट आसिफ साहब के लिए? उन्होंने कहा जी बिल्कुल करेंगे, लेकिन अभी मैं हाई कोर्ट में जाऊंगा, फिर मैं उधर सुप्रीम कोर्ट में जाऊंगा, अगर वहाँ भी फैसला हो तो फिर जब वहाँ भी सारे ये फारिग हो गए उसके बाद फिर रब्ता किएगा तो पता चला जी कि ये तो किसी और के लिए काम कर रहे हैं। तो मुझे उस वक्त अंदाज़ा हो गया। तो मुझे पार्टी पे पहले ये गुस्सा था कि उन्होंने मुझे कंसिडर ही नहीं किया इस चीज़ के लिए, और दूसरा ये कि पैसे लेके मतलब वो पार्टी फ़ंड की शक्ल में, और तीसरा कैसे बंदे को लिया जो दूसरी पार्टी से आया था। तो ऐसी सूरत में मेरे लिए भी लम्हा फ़िक्रिया था। तो मैंने दोस्तों से अच्छा, आपने बड़े टफ टाइम में नून लीग की टिकट ली, जब नून लीग की कोई टिकट नहीं ले रहा था शहर में। हमें पता है कि हम देख रहे थे सियासी हालात, और आप गए और आपने नून लीग की टिकट ले ली। और अब अगर आपको टिकट लेनी पड़ी तो क्या नून लीग आपको टिकट देगी? नहीं, ये पार्टी पॉलिसी होती है। हमेशा याद रखिएगा कि पार्टी जो है ना इलेक्टेबल्स को वोट देती टिकट देती है, क्योंकि उन्होंने अपनी हुकूमत बनाना होती है। मैं ये नहीं कहता जी कि टिकट मुझे ही दिया जाए, लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर हमारी पार्टी के जो ज़ोमा हैं, जो अकाबरीन हैं, अगर वो सोचें कि बहुत ही मुश्किल वक्त था जब उनके साथ कोई भी नहीं था, तो उस वक्त मैं इनके साथ खड़ा था। अगर तो पार्टी इन चीज़ों को मद्देनज़र रखे फिर तो लाज़िम टिकट मुझे ही देंगे। लेकिन अगर सपोज़ टिकट नहीं भी देते तो कोई ऐसा इशू नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि पार्टी ने हमेशा विनिंग कैंडिडेट लेके आने। तो मैं ये समझता हूँ कि बाकी आपने बात की थी नज़रिया के हवाले से। नज़रिया जो है ना वो पार्टी का जो नज़रिया होता है ना वो बदलते रहते हैं। अब आपने कौन सी पार्टी के नज़रिए की आप बात कर रहे हैं? अब भट्टो साहब का दौर में रोटी कपड़ा और मकान था, बाद में उनका नज़रिया क्या बन गया? PDM क्या नज़रिया है ये देखें ना कि सब इकट्ठे हो गए, ये पता नहीं एक नया कोई नज़रिया बन जो गया। भी है, मैं ये कहता हूँ कि वक्त के साथ साथ ना नज़रियात बदलते रहते हैं, और होना भी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि हर वक्त की अपनी अपनी ज़रूरत होती है। ठीक है ना। अब हम लोग वोट को इज़्ज़त देने की बात करते हैं, तो अब जिनसे हम वोट की इज़्ज़त लेना चाह रहे थे, अब उन्होंने खुद से कह दिया कि हमारा पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक़ नहीं, तो इट मीन कि हम एक ख़ासी हद तक कामयाब हो गए अपने उस नज़रिए में। अब लाज़िम बात है कि उस नज़रिए के साथ साथ हम लोगों को, पब्लिक को देखना है, उनकी ज़रूरियात को देखना है, उनके जितने काम है उनको भी। असब जब आप बड़े एक्टिव थे, PTI के वर्कर्स, आप अपने स्टूडेंट्स को लेकर निकला करते थे और शो करते थे कि जनाब इतने लोग मेरे साथ हैं। लोग आप पर इल्ज़ामात भी लगाते थे कि आसिफ साहब अपने स्टूडेंटों को लेकर आते हैं और पावर शो कर देते हैं कि जी मेरे पास इतने स्टूडेंट हैं। तो इसमें किस बात तक हकीकत है कि आप सिर्फ अपने स्टूडेंट को शो करते? नहीं, आप बात ये कि इसमें कोई शक नहीं है कि स्टूडेंट्स, अब मुझे ये बात बताएं, अगर थोड़ा सा जो ऑब्जेक्शन करते हैं उनका अगर थोड़ा सा नॉलेज होता तो वो ना करते। पाकिस्तान जब बना था तो अब आप मुझे बताएं ये तहरीक कहाँ से शुरू हुई थी पाकिस्तान की? अलीगढ़ से शुरू हुई। अलीगढ़ क्या था? मदरसा था, स्कूल था, कॉलेज था, यूनिवर्सिटी था। उसके बाद तहरीक मतलब देवबंद क्या था? मकतब था। उसके बाद अंजुमन हमायत इस्लाम क्या थी? ये सारे स्कूलों वाले ही थे ना, कॉलेजेस थे, और ये और वहाँ से ही तहरीकें शुरू हुई। हिंदुस्तान जब बांग्लादेश हमसे अलग हुआ तो उसमें किन लोगों का किरदार था?
वो स्टूडेंट्स थे यूनिवर्सिटी के और कॉलेजेस के, उनका ही किरदार था। इसका मतलब ये है कि और ये सारे समझ बूझ रखने वाले लोग होते हैं। मैं ये समझता हूँ कि जितना कॉलेज के लोग और पढ़े लिखे लोग रोल प्ले कर सकते हैं पॉलिटिक्स को चेंज करने में, अच्छा जो लोग मेरे साथ चलते थे क्या उनको ये पता नहीं होता था? या मेरे स्कूलों के अब आप देखें 300 तो मेरे पास सिर्फ फीमेल टीचर हैं सारे स्कूलों में और कॉलेजेस में, और इसी तरीके से 100 के करीब मेरे पास 400 फैमिली इट मीन्स मेरे साथ डायरेक्टली इन टच है आज भी। तो क्या उनको पता नहीं होता था कि वो किसका मतलब कौन सा उन्होंने मतलब मफलर पहना हुआ है और उसका क्या मकसद है? इसका मतलब तो वो बदलते रहते थे, आप पीटीआई में, वो पीटीआई में, आप नून लीग में, वो नहीं, नून वो लीग तो में मैंने नहीं है। वो तो देखे ना, मैंने आप लोगों को ये बता दिया कि उस पार्टी को ये ऐसा नहीं रोल प्ले करना चाहिए था। उनको जो जिस बंदे ने उनको इंट्रोड्यूस करवाया था, आप लोग सब लोगों को पता है कि उसके हवाले से उसने मेहनत की अपने हवाले से, लेकिन उस पार्टी को उसके अंदर जो प्रॉपर जान डाली वो आप भी देखें। रैलीज़ हो, किसी किस्म का जलसा जुलूस हो, तो उसमें मैं पेश था और मेरे स्टूडेंट्स जो थे, और लाजिम बात है मेरे स्टूडेंट्स ही मेरा असासा थे। और ये कि वो स्टूडेंट्स आज के थोड़ा हैं कि मतलब कोई यंग बच्चे तो नहीं है, आज से 26 साल पहले जो बच्चे पढ़ते थे मेरे, अब उनके बच्चे मेरे पास पढ़ रहे हैं, तो वो फैमिलीज़ हैं। तो मुझे तो अब भी यकीन है कि इंशाल्लाह अगर मुझे टिकट मिलेगा, और मुझे जो वोट मैंने लिया था वो मेरा अपना पर्सनल वोट था, 90% उसमें 10% उसमें मुस्लिम लीग का वोट था। उसकी वजह क्या थी कि मुस्लिम लीग के जितने भी लोग थे जो काम कर रहे थे, उन लोगों ने मेरे किसी ने साथ नहीं दिया, मासवाए डॉक्टर नईम सिंधु के और एक आध और बंदा था, बाकी किसी ने साथ नहीं दिया मेरा। वो सारे शेख शिराज के साथ थे, ये शेख वकास के साथ। अच्छा, ये भी एक लंबी सियासत है, अगर इस पे हम बात करें तो ये वाकई ऐसे होता है कि आपके अपने ही जो तंजीमी बंदे हैं वो इधर उधर फिर रहे होते हैं, और ये एक बड़ी लंबी बात है, किसी वक्त फिर करेंगे। झंग की जो सूरत हाल है, इसकी सियासत पे बात की जाए तो झंग को मैंने जो है ना, लोगों की ख्वाहिश है हम सब की कि ये डेवलप करे, लेकिन आपकी नज़र में इसे आज तक इस स्टेज पे पहुंचाने वाले कौन लोग हैं? हमारे सियासतदान हैं, हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, या हमारी अवाम है? मेरे एक कज़न है जी, राय रियाज ढूडी साहब, नवाज शरीफ साहब के पीआरओ रहे हैं, एम्बेसडर भी रहे। तो उन्होंने एक दफ़ा हमारे एक यहाँ के बहुत बड़ा नाम था, नाम लेना मुनासिब नहीं है, उनको कहा कि जी आप तशरीफ़ लें, क्योंकि वो नवाज शरीफ के मिलने से पहले उनसे रब्ता करना पड़ता था, उनके पास जाते थे। तो उन्होंने कहा जी कि आप मिनिस्टर भी बन गए हैं और अब आप लोग आ जाएं, तो कुछ झंग के लिए प्रोजेक्ट्स कर लें और मैं आपको कोई डिटेल बना के देता हूँ। तो उन्होंने कहा जी कि आप ना शाम को मेरे घर आइएगा। मैंने ये नहीं करना, क्या डेवलपमेंट हो रही है वो। तो शाम को राय साहब उनके घर चले गए, उन्होंने पूछा जी बताएं जी आपने मुझे बुलाया। कहते हैं कि जब हम बच्चे थे ना तो उस वक्त हमारे घर में ना पानी निकल आया, तो हम सारे बड़े परेशान मतलब हैरान हुए कि पानी निकल आया और इतना तेज़ पानी। और तो वाले साहब हमें दिखाने के लिए ले गया, तो हम वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि वहाँ ट्यूबवेल लगा हुआ है जी, और ट्यूबवेल जो है ना जी उसमें से पानी निकला। तो हम बड़े खुश हुए। तो मेरे वाले साहब ने एक इंट्रोड्यूस करवाया एक बंदा कि ये है जी अंकल शरीफ, और इन्होंने ये मतलब ये जो है ना जी पानी निकाला है। तो मुझे वो फरमाने लगे जी कि ये प्राइम मिनिस्टर जो है उस बंदे का बेटा है जिसने मेरे घर में नलका लगाया था, तो मैं इससे जाके प्रोजेक्ट मांगूँ झंग की डेवलपमेंट के लिए। जब इस तरह का माइंड होगा तो फिर आप क्या करेंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पॉलिटिशियन इसमें ज़िम्मेदार हैं, कोई शक नहीं है, लेकिन जितने अब ब्यूरोक्रेसी में आप क्या रोल प्ले कर सकते हैं। मुझे ये बताएं कि यहाँ जितने भी आप DC साहबान तशरीफ़ लाते हैं वो अपना वक्त पूरा करते हैं, उनको इससे गर्ज नहीं होती कि झंग या तो झंग का मकामी को बंदा हो, उनको तकलीफ तो है नहीं, उन्होंने तो आते जाते रहना है। और दूसरा है कि हुकूमत की इंटरेस्ट भी नहीं होती। अब आप मुझे ये बताएं कि हुकूमत की इंटरेस्ट क्यों नहीं है कि हमारी एक खेप की खेप MNAs MPs इधर से उधर शिफ्ट हो जाती है, उधर से दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाता है। अब आप कभी अगर काफ लीग पूरे मुल्क में जीत रही है तो इधर पीपल्स पार्टी जीत रही है, अगर पीपल्स पार्टी पूरे मुल्क नून लीग जीत रही है तो यहाँ कोई और जमात जीत रही है। हम अपसेट करते हैं हमेशा, हम हमेशा अपसेट करते हैं। और उसकी सबसे बड़ी दूसरी इलिटरेसी, एक पॉलिटिशियन है और उसके साथ इलिटरेसी है। इलिटरेसी ये है कि मतलब जहालत इस हद तक है कि हमारे यहाँ बच्चे लोग अब भी पीरों के पीछे, फ़कीरों के पीछे, और उसके साथ आप लोग देखें कि मजहबी पेशवाओं के पीछे, तो इस चीज़ ने भी बहुत बड़ा नुकसान पहुँचाया है। तो मैं ये समझता हूँ कि पॉलिटिक्स तो एक खिदमत का नाम है, तो हमें इस अंदाज से अगर आएँ तो ज़्यादा बेहतर है। पॉलिटिकल लोग जो हैं उन्होंने अब आप देखें प्री पार्टीशन, यानी ये बेहतर कर सकते हैं अगर मेन रोल इनका। आप मैं एक छोटी सी बात बताऊँ, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये आपके देखने वालों को भी शायद इस चीज़ का इल्म नहीं होगा। पाकिस्तान बनने से पहले पूरे पंजाब में 2 MLA थे, MLA मेंबर लेजिस्लेटिव असम्बली, इंडिया में MNA को MLA कहते हैं, उनमें से एक झंग का था। इसका मतलब है हम पाकिस्तान बनने से पहले हुकूमत में,
उसके बाद अब आप देखें बड़े बड़े नाम हैं, अब्दुल हुसैन साहब है, फैसल साले हयात साहब हैं, शेख वकास साहब हैं, साहबजादगान हैं, और अब आप पिछला टेन्योर देख लें तो सारे इसमें सदाबहार हैं। हाँ जी, सारे MPAs और सारे MNAs अभी आप देख लें ना, पिछली PTI की गवर्नमेंट में जितने भी MPAs MNAs थे या मिनिस्टर थे या इससे अच्छा दौर आ ही नहीं सकता, इससे अच्छा इक़्तिदार नहीं आ सकता। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने क्या किया, कुछ भी नहीं। और यहाँ ऐसे ऐसे मुज़ाहिका खेज़ मतलब एक लीडर आते रहे, आप हैरान होंगे कि वो किसी ने MNA ने तकरीर की अपने गाँव में, तो उसने लोगों को कहा जी कि मैं आपकी शिकायत सुन ली है मैं पार्लियामेंट में जाके ये बात उठाऊंगा कि जो पानी हमारे पास यहाँ आता है उसमें से तरबेला में बिजली उसमें से निकाल ली जाती है और हमारे पास खोखला पानी आता है जिसकी वजह से हमारी प्रोडक्शन ठीक नहीं होती। तो आपका ये मसला मैं जाके वहाँ, तो जब इस लेवल के लोग आप लोगों के पास आएंगे तो फिर क्या आप कर सकते हैं। जी नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर वापस आएंगे प्रोग्राम आपकी आवाज़ में। वेलकम बैक नाज़रीन। आज हमारे मेहमान हैं बारा रेस्टोरेंट झंग में सर प्रोफेसर आसिफ ढूडी साहब और मुस्लिम लीग नून के साबिक टिकट होल्डर हैं। आज इनसे सियासी गुफ्तगू तो हो ही रही है, लेकिन इनसे जानते हैं कि इन्हें बारा का इन्वायरमेंट, इसका टेस्ट, इसकी सर्विस कैसी लगी। जी सर। थैंक यू अदनान। आई केम हियर फॉर द फर्स्ट टाइम एंड आई एम वेरी मच अमेज्ड कि झंग में भी इतना खूबसूरत एक माहौल उन्होंने प्रोवाइड किया है। मैं ये समझता हूँ कि जो भी ऑनर है इनके शौकत साहब के साहबजादे, नाम मैं नहीं जानता लेकिन मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। और ख़ास तौर पे झंग के लोगों के लिए मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ी अच्छी एक माहौल उन्होंने दिया है। और खाना मैंने चूँकि मेहमान नवाजी भी इन्होंने किया है, खाना भी बहुत अच्छा था। और चूँकि झंग के लोग आपको पता है बाहर के शहरों में जाते हैं, वहाँ भी खाना खाते हैं, लाहौर में, इस्लामाबाद में, तो एक बड़ा ज़बरदस्त माहौल है। तो मुझे खुशी है और मैं उनका थैंक्स कहता हूँ कि उन्होंने झंग जैसे शहर में इस तरह का एक होटल दिया है और रेस्टोरेंट दिया है। आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दैट। एक अच्छा एनवायरनमेंट है झंग वालों के लिए, खास बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा, बात हो रही थी झंग की सियासत पर, और फिर यहाँ मतलब मैं देख रहा हूँ कि फैमिलीज़ भी बहुत आई हैं और बड़े इजी माहौल में फैमिली और बहुत ही एक पुरस्कून और सोबर किस्म का माहौल है। और किसी किस्म का जो हमारे यहाँ वैसे झंग में एक कल्चर था जी कि फैमिलीज़ नहीं जा सकती, तो वो नज़र नहीं आ रहा यहाँ। मतलब ईच एंड एवरीथिंग इज़ वेरी सीन। ये बात है कि ये तब्दीली है झंग में खास तौर पर। अच्छा, झंग की बाकी तब्दीली की बात करते हैं, सियासी तब्दीली की। तो इस वक्त आपका क्योंकि सियासत से ताल्लुक़ है, झंग की सियासत पर आपकी नज़र है, तो आपसे मैं एक सवाल करना चाह रहा हूँ कि झंग की अगर PP 1 to 6 की बात की जाए तो बहुत से कैंडिडेट इस वक्त सामने आ गए हैं सब। अब मुझे ये बताएं कि इसमें जो मुझे नज़र आ रहा है कि PTI की टिकट के लिए भी बड़े बड़े नाम सामने आने शुरू हुए हैं। अगर आपसे राय ली जाए कि अहमद हसन, मौलाना मसरूर नवाज़ या शेख अकरम साहब और इसी तरह शेख शराज साहब भी हैं, जो चौधरी मुश्ताक साहब एक्टिव हुए हैं PTI के टिकट के लिए, तो आपका क्या ख्याल है कि आप भी एक दौर में PTI के टिकट के उम्मीदवार रह चुके हैं, तो अगर इनमें से किसी को सिलेक्ट करना चाहिए तो PTI को किसे सिलेक्ट करें? मेरा ख्याल में ये तो PTI वालों को सिलेक्ट करने में है, तो इसके बारे में कोई राय नहीं दे सकता। लेकिन ये है कि मेरा ख्याल में सब लोग चूँकि जो इस नीयत के साथ इस मैदान में है उसके पीछे कोई ना कोई फोर्स तो होगी, कुछ ना उसके 4 वोट तो उसके पास होंगे। तो मेरा ख्याल में ये तो लोगों को डिसाइड करना, और यही इलेक्शन होता है कि सारे अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, उसमें डिसीजन हो जाता है। तो मैं तो आपको एक मशवरा दूंगा कि आप लोग जैसे ये बड़ा खूबसूरत काम कर रहे हैं,
तो इसी तरीके से एक पोल करवाएं जिसमें ये सारे लोग जो हैं, तो एक मेरी राय लेने के बजाय पूरे झंग की आप राय लेना, तो ये सारे कैंडिडेट्स इनके सामने रख दें, उनमें मुझे भी शामिल कर दें। अच्छा, तो उसमें आपको भी मैं शामिल करते हैं, चलें ठीक। अच्छा, आपका नून लीग अगर आपको टिकट देती है तो आप इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह कि झंग के इस PP 126 से आप दोबारा इलेक्शन में उतरेंगे, या अगर नून लीग कहती है कि साइड पे रहें तो फिर साइड पे रहेंगे? इस दफ़ा इनसे भी नाराज़ होकर किसी और टिकट पे चले जाएं? नहीं, ऐसा नहीं है। पार्टी पॉलिसी होती है, इसमें कोई शक नहीं है। उनका नज़रिया जो था, जिस बात पे उन्होंने वोट लेना था वो और बात थी। तो मुझे बहैसियत एक टीचर मुझे अच्छा नहीं लगा कि उन्होंने जो कुछ किया उसी के ऊपर वहीं उसको रद्द कर रहे, ख़ुद से ही रद्द कर रहे। दैट्स वाई आई लेफ़्ट दैट पार्टी। मैं ये कहता हूँ कि अगर आप पार्टी की पॉलिसी, अगर पार्टी ने मुझे कहा इलेक्शन लड़ने के लिए तो यकीनन मैं लड़ूंगा, और अगर उन्होंने किसी और को टिकट दे दिया तो बिस्मिल्लाह, मैं उसके साथ खड़ा हूँ। लेकिन यहाँ एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरा जो उस वक्त वोट जो मुझे मिला था, एंड आई गॉट दैट वोट ओनली इन 18 डेज़। आपको पता है कि 25 जुलाई 2018 का इलेक्शन था, 30 जून 2018 को मैं PTI में था और शाम को मैं टिकट नहीं लेके ले आया। दूसरे दिन 2 दिन अदालतों में गुजर गया, नंबर वो निशान अलाट करवाते हुए, और 2 दिन पहले कंपेन बंद हो गई। तो इट मीन्स इन 18 डेज़ आई गॉट अराउंड अबाउट 10,000 वोट। तो इट वाज़ ए बिग अचीवमेंट फॉर मी। और ये जो आपका वोट था, आप ये समझते हैं कि ये सारा मुस्लिम लीग का वोट नहीं था, इसमें मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो थे उनका और उनकी फैमिलीज़ का, इनका भी बहुत बड़ा रोल है। मैं ये नहीं कहता जी कि मुस्लिम लीग क्या कहते हैं, आपका स्टाफ, आपके कोलीग्स, आपके बड़े लोग तो उसमें, वो अब 4 एसोसिएशन उसमें, आप देखिए प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन माशाल्लाह अब इसमें 650 स्कूल जो है हमारा मेंबर है, तो हम उनकी बेटरमेंट के लिए भी काम करते हैं। तो यकीनन फिर पेरेंट्स, जो मैं आज बात कहना चाहता हूँ कि जब मैं, जो पेरेंट्स अपने बच्चों की फ़ीस भी मुझे देते हैं और बच्चों का फ्यूचर भी मुझे देते हैं, जब मैं उनका दरवाज़ा ना करूँगा वो सोचेंगे ज़रूर कि ये बंदा जो हमारे बच्चों का फ्यूचर बना सकता है, क्या हमारे झंग की फ्यूचर के लिए काम नहीं कर सकता। सो दैट्स वाई मेरा अपना एक वोट बैंक है। अगर पार्टी मुझ पर ट्रस्ट करेगी तो इंशाल्लाह, अब वो 18 दिन का रिज़ल्ट था, अब अगर अभी 2, 4, 7, 6, 5 महीने पहले अगर वो करते हैं तो मेरा ख्याल में रिज़ल्ट टोटल मुख्तलिफ हो सकता है। इस पे तो काफ़ी खर्चा होता है इलेक्शन पे। आसम, आप एक प्रोफेसर हैं और ये तो बड़े पैसे वाली गेम है, मुझे तो ये लग रहा होता है सियासत, तो क्या आप अफोर्ड कर जाएंगे? बात ये है कि मैं नहीं समझता कि ये, आप बहुत से ऐसे लोग हैं, आप लोगों ने देखा है, मलिक मेराज साहब को देखा है आपने, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान के, किराए के घर में रहते थे, ठीक है। यहाँ अपने आपकी झंग की मिसाल रियाज अहमद जंजुआ साहब को देख लें, ठीक, क्या खर्च करते हैं। मैं ये कि आपकी अगर से अच्छी है, आप लोग, अब मुझे ये बताएं, ये जो मेरे स्टूडेंट 27 साल हो गए मुझे यहाँ पढ़ाते हुए, 27 सालों में आप ये समझते हैं कि जिन लोगों को मैंने पढ़ाया है और माशाल्लाह बहुत अच्छे अच्छे ओहदों पे CSP ऑफिसर्स हैं, उसमें जजेज़ हैं, उसमें प्रोफेसर्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ में प्रोफेसर्स हैं, बहुत सारी अच्छी जगहों पे पहुँचे हुए। अब मुझे ये बताएं कि क्या उनको कन्विंस करने के लिए, या मुझे एक जस्ट आई नीड वन टेलीफोन, उनको कन्विंस करने के लिए मुझे एक फ़ोन की ज़रूरत है, और मैं अभी किसी दफ्तर में चला जाऊँ, हर दफ्तर में मेरे स्टूडेंट्स बैठे हैं, मुझे यही मेरा सरमाया है। तो मैं नहीं समझता कि मुझे इतनी इन्वेस्टमेंट चाहिए। हाँ, जिन लोगों ने पैसे के ज़ोर पे वोट लेना है वो और लोग हैं, मैंने तो अपनी से, अपनी वर्थ और अपनी वो जो खिदमत है झंग में, उसके बिना पर वोट लेना। और मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर पार्टी ट्रस्ट करेगी तो इंशाल्लाह रिज़ल्ट, मैं ये नहीं कहता कि आई एम विनिंग हार्स, बट आई विल शो दैट आई हैव गॉट अ वोट बैंक हियर। बहुत शुक्रिया साहब, आपने अपने कीमती वक्त से आज हमारे इस प्रोग्राम के लिए टाइम दिया, और जैसे ये सियासी माहौल गर्म हो रहा है तो इंशाल्लाह आपसे रब्ता रहेगा, और मुख्तलिफ प्रोग्रामों में हम चाहेंगे कि आप हमें टाइम दें। इसके साथ ही अपने मेज़बान सईद अदनान नूर को आज इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।